चलिए हम यूपी टेट के क्वेश्चंस जो थे प्रैक्टिस सेट उसको आगे बढ़ाते हैं। आप चाहे प्राइमरी की प्रिपरेशन कर रहे हो चाहे जूनियर की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके लिए दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर है। अगर आपने इसके पहले के दोनों प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। हम क्वेश्चंस करेंगे, आपको आंसर नोट करने होंगे और बताने होंगे लास्ट में कि आपने कितना आंसर सही किया है। तो चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है। संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अधिगम आवृत्ति संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है। अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है। अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अपने आसपास के वातावरण माहौल के साथ सामंजस्य बैठाने ढालने की क्षमता से बुद्धिमत्ता का संबंध जोड़ने वाले मनोवैज्ञानिक थे। जीन पियाजे, थॉर्नडाइक, हार्वर्ड गार्डनर या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जीन पियाजे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है? कोर्ट लेविन को, E.R. गुथरी को, J.B. वॉटसन को या फिर डोनाल्ड हैव को? इसका आंसर क्या हो जाएगा? J.B. वॉटसन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित सूची में से बाल विकास के गुणात्मक परिवर्तन की पहचान करें। वजन, दृष्टि, बाल, दांत। क्या पूछा है? गुणात्मक परिवर्तन। तो गुणात्मक परिवर्तन की पहचान करिए। इसका आंसर हो जाएगा दृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी किशोरों की एक प्रमुख चुनौती नहीं है? अपराध, मादक द्रव्यों का दुरुपयोग, आहार ग्रहण संबंधी विकार, असुरक्षा एवं निर्भरता। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा असुरक्षा एवं निर्भरता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरणा के बाद आना चाहिए इनाम, फटकार, ज्ञान, प्रोत्साहन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा प्रोत्साहन। देखते हैं। व्यवहार का संवेगात्मक पहलू निम्नलिखित से संबंधित होता है। सीखने के संज्ञानात्मक पक्ष से, सीखने के भावात्मक पक्ष से, सीखने के क्रियात्मक पक्ष से, सीखने के मनोवैज्ञानिक पक्ष से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सीखने के भावात्मक पक्ष से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुभव द्वारा उत्पन्न व्यवहार या व्यवहार क्षमता में किसी भी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को क्या कहा जाता है? अधिगम, विचारण, अनुभूति या फिर प्रेरणा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? नतोदर, मिश्रित, लंबवत या फिर उन्नतोदर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा लंबवत। लंबवत नहीं होता है अधिगम का कोई भी वक्र। ठीक है। हाँ, कितने वक्र होते हैं? 4 तो होते हैं, लेकिन कौन कौन से होते हैं? सरल रेखीय वक्र होता है, उन्नतोदर होता है, नतोदर होता है और मिश्रित होता है। इसकी जगह पे सरल रेखीय होता है, लंबवत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिलेखित वाचिक अधिगम और स्मृति पर किए गए प्रारंभिक अध्ययन किसके द्वारा किए गए हैं? माउरर, पाउलाओ, स्किनर, एबिंगहॉस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एबिंगहॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कोहलर तथा कोफ्का के अनुसार सीखना होता है अनुकरण द्वारा, प्रयास द्वारा या फिर सूझ द्वारा या फिर अभ्यास द्वारा। तो जो कोहलर और कोफ्का थे उन्होंने सूझबूझ का सिद्धांत दिया था, सूझ द्वारा। वनमानुष था ना, सूझबूझ वही। शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण है? सबको कोहलर और कोफ्का ने जो वनमानुष पे क्या किया था, अपना प्रयोग किया था, उसका नाम पता है? अगर पता है तो कमेंट में बताइएगा, तो 1 मिनट निकाल कर। ठीक है, चलिए देखते हैं। शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण है? अध्यापक, बच्चा, विषय वस्तु या फिर वातावरण। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बच्चा। अधिगम एक प्रविधि है तथ्यों को याद करने की, पाठ्यपुस्तक में दिए गए विषय को याद करने की, अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण करने की, परीक्षा की तैयारी की। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मस्तिष्क उद्वेलन विधि के प्रतिपादक कौन है? जॉन डेवी, ऑसबॉर्न, हरलॉक या फिर ऑसुबेल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑसबॉर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है। समकालीन सिद्धांत बचपन को क्या मानते हैं? एक सामाजिक संरचना, सभी संस्कृतियों में पवित्र काल, बहुत अधिक तनाव और चिंता काल, किशोरावस्था तक का विकास काल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा
एक सामाजिक संरचना। देखते हैं, निम्न में से कौन सी विधि विशेष आवश्यकता वाले बालकों के अध्ययन से सहायता करती है? केस स्टडी विधि, आत्मनिरीक्षण विधि, साक्षात्कार विधि, प्रयोगात्मक विधि। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा केस स्टडी विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानसिक विमंदित पद को किस पद के साथ प्रतिस्थापित किया गया है? बौद्धिक अयोग्यता, मानसिक कमजोरी, बौद्धिक पिछड़ापन या फिर बौद्धिक प्रतिकूलता। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बौद्धिक अयोग्यता। क्या हो जाएगा? बौद्धिक अयोग्यता। नेक्स्ट देखते हैं, थॉर्नडाइक द्वारा बुद्धि की 3 श्रेणियां निम्नलिखित हैं। जो थॉर्नडाइक थे उन्होंने बुद्धि की 3 श्रेणी बताई थी ना, कौन कौन सा बताया था? सामान्य, सामान्य से अधिक तथा सामान्य से कम, भाषात्मक, संगीतात्मक तथा स्थान संबंधित, अमूर्त, सामाजिक बुद्धि तथा मूर्त बुद्धि, तार्किक, अंतःवैयक्तिक तथा अंतर्वैयक्तिक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, अमूर्त, सामाजिक तथा बुद्धि तथा मूर्त बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुकारक बुद्धि के प्रतिपादक कौन थे? जीन पियाजे, बीने, हार्वर्ड गार्डनर या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। जो बहुकारक बुद्धि के प्रतिपादक थे ना, आप याद करिए, बताइए कौन थे? थॉर्नडाइक थे। बहुकारक पूछा है, बहुकारक बुद्धि के प्रतिपादक कौन थे? ईएन थॉर्नडाइक थे। इसमें ऑप्शन तो थॉर्नडाइक का दिया ही नहीं, तो यही हो जाएगा। रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण में काले एवं सफेद कार्ड कितने होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो 5 कार्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है, पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, एक दिशीय रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब कभी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन है आंशिक रूप से सत्य है, कदाचित सत्य है या फिर असत्य है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कि ये कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अधिगम में ने प्रभाव का नियम दिया था। किसने दिया था प्रभाव का नियम? पॉलाओ ने, स्किनर ने, वाटसन ने या फिर थॉर्नडाइक ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा थॉर्नडाइक ने दिया था। प्रभाव का नियम किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। कौन कौन सा नियम दिया था आपको याद है? 3 नियम थे उनके, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। तो प्रभाव का नियम जो था वो दूसरा वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए, रोक देना चाहिए, अनुमानित नहीं देनी चाहिए। तो ये तो सीधे से आई क्लोज करके भी लगा सकते हैं कि उन्हें करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? अभिक्रमित अनुदेशन सामग्री, व्यक्ति निर्धारित अनुदेशन, त्रुटियों के माध्यम से सीखना, व्यवहार रूपांतरण तकनीकी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा त्रुटियों के माध्यम से सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? किशोरावस्था, वयस्कावस्था, प्राक बाल्यावस्था या फिर बाल्यावस्था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अद्योपांत अध्ययन करना चाहिए। उपयुक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है? प्लेटो के द्वारा, अरस्तु के द्वारा, रूसो के द्वारा या फिर रॉस के द्वारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा रूसो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सर्जनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था कहलाती है? आयोजन, उद्भव, प्रबोधन, संशोधन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आयोजन। क्वेश्चन देखते हैं, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है? ज्ञानेंद्रिय अवस्था, औपचारिक सक्रियता की अवस्था,
पूर्व संक्रियता की अवस्था या फिर मूर्त संक्रिया की अवस्था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पूर्व संक्रिया की अवस्था। तो ये हो गए हमारे सीडीपी के 30 क्वेश्चंस। आपके इसमें से 30 में से कितने क्वेश्चन सही थे मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। जो इसके जो प्रैक्टिस सेट है ना, वो हमने प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया, जाकर उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।